नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूपी और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। गड़बड़ी के आरोप में डॉक्टर सुत्ता सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। रजिस्ट्रार परीक्षा जीवेंद्र सिंह भी हटा दिए गए हैं। साथ साथ संजय सिन्हा से सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का चार्ज छीन लिया गया है। इसके साथ साथ प्रमुख सचिव गन्ना की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच समिति भी बना दी गई जो भर्ती परीक्षा में हुई धांधली की जांच करेगी। न्यूज 18 ने पहले ही बताया था कि गड़बड़ी के मामले में सुत्ता सिंह समेत कई अधिकारियों पर गाज गिरनी तय है और इसके बाद शासन ने यह बड़ी कार्रवाई की। बड़ी खबर, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सचिव शिक्षा नियामक बने हैं अनिल कुमार चतुर्वेदी, अजय कुमार बने हैं रजिस्ट्रार परीक्षा और ये नई नियुक्तियां हैं। न्यूज 18 की खबर के असर के बाद से शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में यह कार्रवाई की गई है। संजय सिन्हा से सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का चार्ज छीन लिया गया है और इसी बीच में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर प्रदर्शन जारी है। बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल के आवास पर परीक्षार्थी प्रदर्शन की तैयारी में है। उनसे बात की हमारे संवाददाता नरेंद्र यादव ने। शिक्षक भर्ती में घोटाले को लेकर तमाम अभ्यर्थी ऐसे हैं जो विरोध जताने के लिए शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल के आवास पे जा रहे थे। किस तरीके का ये घोटाला हुआ है, आपको पुलिस कैसे रोक रही है? जी, शिक्षक भर्ती 68,500 पर इतनी ज्यादा घोटाला हुआ है कि जिसकी कल्पना नहीं की जाती। सबसे पहले हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे और आज हम लोग बची हुई सीट के लिए शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल जी से मुलाकात के लिए जा रहे थे। प्रशासन हम लोगों को बाहर जो है दौड़ा कर खदेड़ रहा है। हम लोग क्या शिक्षा मंत्री से अपनी बात नहीं रख सकते? किस तरीके का घोटाला हुआ है, क्या समस्याएं आ रही हैं? सर, बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो एग्जाम में बैठे ही नहीं है और वो पास हो गए हैं और उनको ज्वाइनिंग भी मिल गई है। और हम लोग ऐसे हैं कि मतलब मुख्यमंत्री जी ने जो कट ऑफ लगाई थी उसके अकॉर्डिंग हम सब पास। जब एग्जाम हुआ तो जो कट ऑफ थी उसके अकॉर्डिंग हम पास थे। उसके बाद वो क्या डिसीजन लेते हैं वो हमें खुद ही नहीं पता है और उन्होंने हम लोग को फेल घोषित कर दिया। मतलब रिजल्ट में नॉट क्वालिफाई। आप लोग शिक्षा मंत्री से मिलने जा रहे हैं, क्या मांगे हैं, क्या बात रखना? हमारी ये मांगे है जो 27,000 जो सीटें बची हुई हैं बस उनको पूरा कर दे और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से हम सब चले जाएंगे, हमें कोई शौक नहीं है। और गवर्नमेंट खुद चाह रही है कि हम सड़कों पर उतरे, हमें इतना शौक नहीं है कि हम सड़कों पर उतरे। और ऐसे ऐसे अब्यूजिंग वर्ड यूज किए जा रहे हैं हम लोगों के लिए, इतने गंदे गंदे वर्ड यूज किए जा रहे हैं उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अब हम एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो हम उनको वो गाली नहीं दे सकते जिस तरह से वो हमें खदेड़ रही हैं। हम लड़कियां हैं, हमको गाली दे रही हैं, इतनी गंदी गंदी गाली उन्हें हमको देना चाहिए। हम भी भावी शिक्षक बनने जा रहे हैं। कौन गाली दे रहा? वो मैडम है, पुलिस प्रशासन है और डंडे लेके खदेड़ रही हैं। बिल्कुल, शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच करवाने की मांग को लेकर शिक्षक अनुपमा पास जा रहे थे लेकिन उनको रोका गया है। इस तरीके से इनका कहना है कि हम शिक्षक बनने जा रहे हैं, हमारे ऊपर तमाम दबाव डाला जा रहा है, हमको गाली दी जा रही। कैमरामैन राजेश के साथ नरेंद्र यादव, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश, लखनऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा के बटेश्वर में आज भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की अस्थियों का विसर्जन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटेश्वर घाट पर अटल जी की अस्थियां विसर्जित की। उनके साथ मंत्री आशुतोष टंडन भी मौजूद हैं। इधर दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। पदाधिकारियों की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक से पहले यूपी के बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे से बात की न्यूज 18 संवाददाता ने। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक आज से शुरू हो रही है। दिल्ली में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे जी। सर, क्या क्या इशू रहने वाले हैं, आज क्या होने वाला है? ये एक स्वाभाविक रूप से संगठनात्मक विषयों पर अपने संवैधानिक और परंपरागत प्रावधानों से ये राष्ट्रीय कार्य समिति समय समय पर होती रहती है और ये राष्ट्रीय कार्य समिति पहले होनी थी। आदरणीय स्वर्गीय अटल जी के निधन के कारण थोड़ा आगे बढ़ी है। इसमें संगठनात्मक सारे मुद्दे डिस्कस होंगे और आगामी लोकसभा चुनाव को लेके रोड मैप पर भी हमारे सर्वोच्च नेता मार्गदर्शन देंगे। सर, इसके अलावा जो जिस तरह से SC/ST एक्ट को लेकर सवर्ण विरोध कर रहे हैं तो उसको लेकर भी कुछ बातचीत होगी? सर, मायावती कह रही है कि बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है, जातिगत प्रॉब्लम खड़ा करना चाहती है। मायावती हमेशा दोहरे चरित्र की बात कहती हैं, दो मुहांपन है। भाजपा ऐसा संस्कार नहीं है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर कहना महेंद्र नाथ पांडे जी का कि
जो संगठनात्मक विषय हैं और 2019 की लोकसभा की तैयारी के लिए ये बैठक रखी जा रही है। कैमरा पर्सन मंडल के साथ पवन गौनवर की टीम, दिल्ली। SC/ST एक्ट पर एक वर्ग की नाराजगी पर पूछे गए सवाल का डॉक्टर पांडे ने कोई जवाब नहीं दिया। बहरहाल दिल्ली में हो रही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। दिल्ली में आज बीजेपी की 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक का शुभारंभ होने वाला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। सर, कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं? रोड मैप की बात होगी 19 की, किस तरह पर? देखिए, मुद्दे क्या रहेंगे ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, लेकिन उन मुद्दों पर राष्ट्रीय कार्य समिति में चर्चा होती है और राष्ट्रीय कार्य समिति में चर्चा के बाद जो निर्णय होता है उसके अनुसार फिर काम करना होता है। मैं भी राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य के रूप में इस बैठक में भाग लेने के लिए आया हूं और जो नेतृत्व का निर्णय होगा, जो कार्य समिति का फैसला होगा, उसके अनुसार काम करेंगे और 2019 में 2000 उत्तर प्रदेश में दिलाने का हर संभव प्रयास करेंगे। लेकिन सर, पहले से एक परेशानी थी जो कि उपचुनावों में हार देखने को मिली। उसके बाद में अब ये जो SC/ST एक्ट का जो विरोध हो रहा है, सवर्ण अगर रोड पर हैं, तो इसको लेके आप कैसे एक रोड देखते हैं? देखिए, जहाँ तक सवर्णों की बात है वो भाजपा के साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। SC/ST बिल का कोई दुरुपयोग न उत्तर प्रदेश में होगा न देश में होगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर कहना है केशव प्रसाद मौर्य जी का कि संगठनात्मक चर्चा होगी, 2019 का रोड मैप तैयार किया जाएगा। वहीं अगर बात है SC/ST एक्ट के विरोध की, तो सवर्ण हमेशा से भाजपा के साथ थे, हैं और रहेंगे। कैमरा सोनू मंडल के साथ पवन गौनवर की टीम, दिल्ली। अगली बड़ी खबर सीतापुर से है। वहां पर ट्रांसफॉर्म में बम मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने बम के ऊपर बालू डाला है। घटनास्थल पर पहुंचा है बम निरोधक दस्ता। लखनऊ बाईपास से किनारे है मिलिट्री ट्रांसफॉर्म। सीतापुर शहर कोतवाली इलाके का ये सारा मामला है। बड़ी खबर सीतापुर से, ट्रांसफॉर्म में बम मिलने से हड़कंप मच गया है। और देखिए पुलिस ने कैसे इस बम के ऊपर बालू डाला है और अखबार डाल दिया है। बम निरोधक दस्ता, बम डिस्पोजल स्क्वाड PDS जो है वो मौके पर पहुंच गया है। ग्रासपाम पर आज एक बम मिला है। बताया जा रहा है कि ये बम है या संदिग्ध वस्तु। पुलिस अभी इस बात की पुष्टि नहीं कर सकी है। खास बात क्या है कि अभी पुलिस के कोई भी बड़े अधिकारी मौके पर नहीं आ सके हैं। वहीं लोकल पुलिस का यह भी कहना है कि यह एक मॉक ड्रिल है। जैसा कि देख रहे हैं आप, ये संदिग्ध वस्तु में बालू डाली गई है और बालू डाल के इसको फिलहाल निष्क्रिय करने का प्रयास किया गया है। मौके पर तमाम लोग, काफी लोग मौजूद हैं और वज्रवाहन भी है। बताया जा रहा है कि डॉग स्क्वाड की टीम भी बुलाई गई है। इसके अलावा लखनऊ से बम निरोधक दस्ते को बुलाए जाने की बात कही जा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि यह कितनी देर में निष्क्रिय होता है और पता कितनी देर में लगाया जाता है कि इसकी क्या हकीकत है। हिमांशु पुरी, न्यूज़ 18, सीतापुर। इलाहाबाद के कर्नलगंज इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक कोचिंग पर बाइक सवार युवक बम फेंक कर फरार हो गए। बमबाजी की पूरी घटना कोचिंग में लगे CCTV में कैद हो गई। हालांकि गनीमत यह रही कि एक ही बम फटा और एक देसी बम नहीं फटा, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। कोचिंग संचालक ने इस मामले की शिकायत कर्नलगंज थाना पुलिस से कर दी है। कहा जा रहा है कि कोचिंग की फीस को लेकर विवाद हुआ था और इसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया है। 5:40 पे मैं यहाँ बैठी हुई थी, तब 3 बाइक सवार आए। तीनों ने मुंह पे बांधा हुआ था और इसमें से जो चला रहा था उसके अलावा दोनों ने 2 बम फेंके। एक बाहर लॉन में फटा और एक मेरी खिड़की जो फेंका खिड़की पे, वो मतलब वो हो गया। तो क्या चुनाव आते ही चालू हो जाता है? ये हर साल का है। वैसे तो साल भर कुछ ना कुछ होता है, लेकिन चुनाव में ये बहुत बढ़ जाता है और इसका शिकायत किससे की जाए, क्योंकि सब लोकल स्तर पर मैनेज हो जाता है। बाबा विश्वनाथ का नगर काशी, जहां देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। भक्त भगवान शिव का गंगा जल से जलाभिषेक करते हैं और गंगा मैया में डुबकी लगाते हैं। वो गंगा जो सबके पाप हरती है, लेकिन आज वो गंगा गुस्से में है। वो गुस्सा जिसमें घाट से लेकर मंदिर तक सब डूब रहे हैं। काशी में घाट डूबे, पूरा का पूरा 80 घाट डूब गया। काशी में मंदिर डूबे, खुद भगवान भोलेनाथ को आचमन करने के लिए मां गंगा उन तक पहुंच गई। काशी में यज्ञ स्थल डूबे,
पाठशाला पूरी तरीके से डूब गई है। काशी में योग स्थल डूबे। सुबह बनारस का मंच जिसके आगे योग होता है पूरी तरीके से डूब गया है। काशी में आरती स्थल डूबे। सुबह बनारस की गंगा आरती का जो स्थल है वो पूरी तरीके से डूब गया है। प्रशासन की तरफ से मुनादी हो रही है, गंगा के रौद्र रूप से हर किसी को आगाह किया जा रहा है। गंगा का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है, गंगा के बीच में जाके कोई भी स्नान करने का प्रयास न करे। गंगा में आए उफान से तुलसी घाट डूब गया। रीवा घाट पर पानी ही पानी है। मां आनंदमयी घाट पर पानी की आफत है। 80 घाट भी जलमग्न हो गया है। कहा जाता है कि 80 घाट पर जब ये गंगा इस तरीके से आती है तो समझ जाइए कि खतरे की घंटी बज चुकी है। गंगा में उफान का आलम ऐसा है कि जहां सुबह की गंगा आरती होती है वो भी डूब रहा है। और ये नजारा है गंगा आरती का। ये मंच जो आप देख रहे हैं, शिलापट देख रहे हैं, यहीं पर सुबह बनारस की गंगा आरती होती है। और वो सुबह बनारस की गंगा आरती का जो स्थल है वो पूरी तरीके से डूब गया है। गंगा का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और एनडीआरएफ की 3 टीमें खतरे की घंटी बजा रहे हैं। जल्दी चलो जल्दी। घाट दर घाट घूमकर किसी भी खतरे से निपटने के लिए मुस्तैदी से मुआयना कर रही है। लगातार एनडीआरएफ की भी धड़कनें बढ़ी हुई हैं और लगातार वो लोगों को सचेत कर रही है कि वो खतरे बिंदु को पार ना करें। सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक एनडीआरएफ लगातार यहाँ चौकसी कर रही है। देखिए, ये शिव का वो दंडेश्वर मंदिर है जहाँ शिव भक्त खास तौर से उनका जलाभिषेक करने आते हैं। जिस गंगा को शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया वो गंगा अब स्वयं शिव का जलाभिषेक कर रही है। आप तक का सबसे जो विहंगम नजारा है वो दिखा रहे हैं। खुद भगवान भोलेनाथ को आचमन करने के लिए मां गंगा उन तक पहुंच गई हैं। और ये देखिए जो मंदिर है दंडेश्वर महादेव का, यहाँ पर गंगा ने शिव के चरण पखारने के लिए शिव के पास पहुंच गई हैं। उफान की वजह से गंगा ने यहाँ सभी घाटों को अपने आगोश में ले लिया है। ऐसा माना जाता है जबकि 80 घाट पर पानी की आफत दस्तक दे तो गंगा बेहद गुस्से में है। अब देखना होगा गंगा का ये गुस्सा कब शांत होता है और कब हर हर महादेव के साथ महादेव की नगरी में श्रद्धालु गंगा में बेफिक्र होकर डुबकी लगा पाते हैं। देखना ये होगा कि गंगा का ये रूप आखिर अब कब रुकेगा और गंगा का रौद्र रूप कब ठंडा होगा और स्थानीय लोगों को कब मुश्किलें खत्म होगी, क्योंकि प्रशासन और पुलिस अफसर और एनडीआरएफ के साथ लगातार इस पूरे मामले पर चौकसी बरते हुए हैं। कैमरामैन रेहान सिद्दीकी के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। अब खबर लखीमपुर से है। वहां पर हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। फूलबेहड़ के छात्रों के लिए गिरा खंभा जो है वो रास्ता बन गया है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आप देख पा रहे हैं। स्कूल जाने के लिए बच्चों को जोखिम भरा ये सफर रोज तय करना होता है। देखिए किस तरह से मासूम बच्चे पतले से खंभे पर चढ़कर पानी को पार। जरा सी चूक और हादसा हुआ। फूलबेहड़ ब्लॉक का बढ़ा सुतिया गांव की तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर, लेकिन प्रशासन अपने आप में मगन, उसे कोई परवाह नहीं। और अब खबर बुंदेलखंड से है। बारिश के लिए तरसने वाले बुंदेलखंड में हो रही बारिश कहर ढाने पर आमादा है। लगातार हो रही बारिश से सड़कों के हाल बेहाल हैं। जलभराव के चलते सड़क पूरी तरह से उखड़ चुकी है। इसके बाद सड़कें वाहन चालकों के लिए जान के जोखिम का बड़ा सबब बनकर सामने आ रही हैं। आपको बताएं कि खराब सड़क के चलते लोग आए दिन हादसों का शिकार हो रहे हैं। इधर यूपी के सीतापुर जिले में रहस्यमय बुखार ने दर्जनों गांवों में कोहराम मचा रखा है। सैकड़ों की तादाद में लोग इस बुखार से बीमार हैं। कहा जा रहा है कि ये एक संक्रामक रोग है जो बरसात के बाद गंदगी के कारण फैलता है। फिलहाल हालात बहुत दयनीय है। शुक्रवार को 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं अब बात अगर पिछले एक हफ्ते की जाए तो मौत की संख्या 10 के पार पहुंच चुकी है। आपको बताएं कि सीतापुर के गोंदला मऊ इलाके के कुछ गांव बुरी तरह से संक्रामक रोगों की गिरफ्त में। यहाँ पर हर घर में लोग वायरल बुखार से पीड़ित हैं।
लोगों की माने तो बुखार अचानक बहुत तेज हो जाता है और जोर की ठंड लगती है। 2 से 3 दिनों में बीमार व्यक्ति की हालत खस्ता हो जाती है। फिलहाल इस तरीके के बुखार पर लगाम लगाने और लोगों को सुरक्षित करने के लिए स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से मुस्तैद है। मौके पर लगातार स्वास्थ्य टीमों का निरीक्षण जारी है। बीजेपी के साथ सीटों के बंटवारे पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि हमारा फोकस सीटों के बंटवारे से ज्यादा इस बात पर है कि हमारे दल के जितने भी लोग जीत कर आए वो पार्टी और हमारे समाज की विचारधारा को आगे बढ़ाएं। हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश में कैबिनेट मंत्री। इन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी के तमाम मुद्दों को लेकर ये विरोध में भी रहे हैं क्योंकि जनता की आवाज़ उठाते रहे हैं। अब चुनाव का समय है, आगामी लोकसभा चुनाव सर पर है। ऐसे में हम बात करेंगे कितनी सीटों की अपेक्षा रखते हैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपनी पार्टी के लिए। आप देखिए, अभी चुनाव की सूचना जारी नहीं हुई है और सीटों के संबंध में अभी कोई अमित शाह जी से कोई बात भी नहीं हुई है और इस संबंध में हमारी उनकी बात हो जाएगी। सीट बहुत मायने नहीं रखता है समझौते में, मायने रखता है सरकार बनाना। जैसे 2017 के चुनाव में बात शुरू हुई 22 सीट से हमारी, आते आते हम लोगों को किसी तरह 8 सीट मिली। तो सीट बहुत मायने नहीं आया। मायने ये आया कि हम चुनाव जीत के 4 ही लोग आए गठबंधन में और 4 ही एमएलए पूरे प्रदेश में। इस बात को हम लोगों ने प्रदर्शित किया कि जो गरीब, कमजोर, लाचार, पिछड़े हैं उनके साथ अगर अन्याय होता है तो उसकी आवाज़ बन करके हम लोग दिख रहे हैं। आपका मतभेद भी रहता है मुद्दों को लेकर, बीजेपी से आप जनता की आवाज़ उठाते रहें। ऐसे में अगर आपकी संख्या कम होती है तो उसका असर आपके विचारधारा को लेकर भी पड़ेगा, क्योंकि जितना आपकी सीटें रहेंगी उतना आप अपनी विचारधारा को फैलाएंगे और जनता के बीच में जाएंगे। देखिए, फिर मैं कह रहा हूं कि सीट बहुत मायने नहीं रखता है, मायने विचार रखता है। और एक शेर अगर जंगल से भाग के अगर देहात की तरफ कूच कर जाए तो पूरे देहात के इलाके में हाहाकार मच जाता है कि शेर आ गया, शेर आ गया। और 100 सीआर जीत के जाके क्या करेंगे? हमारी पार्टी से 4 ही लोग जाएं, 5 ही लोग जाएं, 6 लोग जाएं, 10 ही लोग जाएं, हमको सरकार नहीं बनानी है। हमको अपनी विचारधारा, कहीं भी गरीब, कमजोर, लाचार लोगों के ऊपर अगर फैसले अगर गलत होते हैं तो उस फैसले के पक्ष में कि नहीं ये गलत हो रहा है, ये आवाज़ बन करके लोग उभरें। जी बिल्कुल, जिस तरीके से वार्ता के दौरान ये बात सामने आई है कि 5 से 10 सीटें ओम प्रकाश जी अपनी पार्टी के लिए मांग सकते हैं, लेकिन अपने आप को बता रहे हैं कि शेर अगर एक भी है तब भी वो सब पर भारी है। कैमरामैन राजेश के साथ नरेंद्र यादव, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। क्या कोई 1 रुपए के लिए किसी की जान का दुश्मन बन सकता है? बिल्कुल नहीं, लेकिन मेरठ में ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है। वहां पर महज 1 रुपया एक व्यापारी की जान पर भारी पड़ गया। देखिए, जान पर भारी 1 रुपया, मांगा 1 रुपया, मिली गोली। व्यापारी को बदमाशों ने मारी गोली। अस्पताल की बेड पर लेटे इस शख्स का नाम है अनीस, जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। इसका कसूर बस इतना है कि इसने 2 युवकों से सिगरेट के पूरे पैसे मांग लिए थे। अनीस की मेरठ के नौचंदी में दुकान है, जहां देर रात 2 युवक सिगरेट लेने पहुंचे और सिगरेट मांगा और उसे 9 रुपए दिए, लेकिन अनीस ने 1 रुपए और देने की मांग की, जिसके बाद बदमाशों से उसकी कहासुनी हो गई। इसके बाद क्या हुआ, खुद सुनिए घायल व्यापारी की जुबानी। मैं अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, 2 लड़के 20 से 25 साल की उम्र के वो मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे सिगरेट मांगे, 10 रुपए की सिगरेट की, वो मुझे 9 रुपए देने लगे। मैंने उनसे कहा भैया 1 रुपया कम, तो वो बोले भी चला भी नहीं है, बाद में देंगे। मैंने उनसे कहा कि भैया बदतमीजी से मत करो। वो बोले कि हम तो ऐसे बोलते। दोनों ने शराब पी रखी थी, उनसे मुँह भाषा हुई, वो चले गए। उसके बाद वो 1 घंटे बाद मेरे पास आए। मैं अपनी
मोबाइल में व्यस्त था। वो जैसे आए मैंने उसके हाथ में तमंचा देखा, उनने जैसे ही मेरे गोली मारी मैंने अपना हाथ अड़ा दिया। उसके बाद वो पैदल ही दोनों इस्लामाबाद की तरफ थे। आपकी काय की दुकान थी और कितने रुपए को लेकर विवाद हुआ था? जी 1 रुपए का। अच्छा, कितने लोग थे? 2 लड़के थे जी। जी हाँ, 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपए के लिए इस व्यापारी को गोली मार दी गई, जो अब अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि अनीश की हालत अभी नाजुक बनी हुई। लेफ्ट हैंड में जो है ये इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, ये दोनों जो है डैमेज है पूरी तरह से, और ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है, कम से कम 2 से 3 यूनिट के आसपास ब्लड लॉस हुआ है। पेशेंट शॉक में भी है और कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है मरीज की। मेरठ अपराध का गढ़ बनता जा रहा है और 1 रुपए के विवाद में चली गोली ने इलाके में सनसनी फैला दी है। न्यूज़ 18 के लिए मेरठ से निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट। मेरठ में सिर्फ यही नहीं हुआ है, एक बड़ी खबर इस वक्त और हमें वहां से मिल रही है। वहां पर मंझलों का आतंक जारी है। मंझलों से छात्राएं परेशान। मंझलों ने छात्रा के घर पर हमला कर दिया। दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई है। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप लग रहे हैं। ये इंचौली के बड़ा पट्टी का मामला है। बड़ी खबर मेरठ से, दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। मंचले छात्राओं को परेशान कर रहे हैं और ये खबर भी मेरठ से ही है। तो देखा आपने, 1 रुपए के लिए मेरठ में गोली मार दी गई व्यापारी को और वहां पर मंचले छात्राओं को परेशान कर रहे हैं और इससे भी आगे बढ़कर मारपीट कर रहे हैं उनके घर वालों से। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। अब न्यूज़ 18 यूपी देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18up.com। हमारा फेसबुक पेज है /news18up, हमारा ट्विटर हैंडल है @news18up और हमारा यूट्यूब चैनल है /news18up उत्तराखंड। आप देख रहे थे अपना यूपी। एक छोटे से ब्रेक के उस पार आप देखिए अपना उत्तराखंड।